चलिए गुड मॉर्निंग, बढ़ते हैं चैप्टर पर आ जाते हैं। संविधान के निर्माण, नाम है संविधान का निर्माण, लेकिन इस बहाने हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो भारत का संविधान है उसके बनने का इतिहास क्या है। जब संविधान बनी थी तो उसमें कुल कितने सदस्य थे और सदस्यों की जो संख्या थी, है ना, जैसे ब्रिटिश भारत से कितने थे, देसी रियासत से कितने थे, जो हर एक सदस्य लिया गया था संविधान निर्माण में वो कितनी जनसंख्या पर लिया गया था। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की जो इससे इम्पोर्टेंट, संविधान सभा से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि संविधान सभा की अलग अलग समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में, जैसे संघ समिति थे तो उनके अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो है इस क्लास के अंदर में जानेंगे। फिर हम आएंगे प्रारूप समिति के कुल सदस्यों के बारे में। कुल सदस्य 7 हैं और सभी 7 सदस्यों के नाम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। जो वर्तमान हमारा संविधान है, जो अभी का संविधान, उसमें कितनी अनुसूची, भाग और अनुच्छेद पहले थे और अभी के जो संविधान है ना, उसमें कितनी अनुसूची, भाग और अनुच्छेद हैं, ये सब कुछ जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीजें रह जाएंगी, है ना, जैसे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य को एक जगह करके हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जैसे अंतरिम सरकार जो बना था उसमें अलग अलग जो मंत्री थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू को कौन सा मंत्रालय मिला था, ये भी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना कुछ पढ़ने की हम लोग यहां पर कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। आपको पता होगा हमारा संविधान, हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद होने से पहले ही, है ना, जो अंग्रेज देश को छोड़ने वाले थे उन्होंने कहा कि हम पीसफुल पावर का ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी हमारे जाने के बाद भारत में अफरा तफरी ना मच जाए, मार काट ना मच जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, उसमें आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन वगैरह बन चुका था, तो इंटरनेशनली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इंटरनेशनल भी एक इज्जत होता था। तो इंग्लैंड का इंटरनेशनली भी एक इज्जत था, तो उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए और भारत से जब वो जाए तो भारत में मारकाट ना मचे, पीसफुल ट्रांसफर हो सके पावर का, ताकि बाद में भी जब वो यहां से चले जाएं उसके बाद भी भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहें, है ना। इसको लेते हुए एक कैबिनेट मिशन बनाई गई जो इस बात की खोज करेगा कि इस भारत के अंदर में संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए। ठीक है, संविधान जो बनेगा भारत के अंदर, भारत का अपना जो किताब होगा, कानून की किताब होगी, उसका निर्माण कैसे किया जाए, कौन से लोग उसका मिल करके निर्माण करेंगे, इसी मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। तो वर्ष 1946 ईस्वी में, है ना, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए, है ना, करने का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत जो है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था, कैबिनेट मिशन जो है भारत के अंदर में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों ही इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंदर में? 3 सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ये तीनों सदस्य भारत के अंदर में आए और यहां पर सभी जो स्टेक होल्डर्स थे, है ना, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, जो देसी रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, सबसे इन्होंने बातचीत किया और बातचीत करने के बाद इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, कैबिनेट मिशन ने एक फॉर्मूला दिया और कहा कि इसी फॉर्मूला के तहत जो है भारत के अंदर में संविधान सभा का निर्माण किया जा सकता है। इसी को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब हमारा संविधान बनना तैयार हुआ और संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 389 थी, है ना, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, यानी ब्रिटिश का वो इलाका जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था, वहां से 296 लोगों को, 296 सांसदों को चुना गया, सदस्यों को चुना गया था। और 93 जो है देसी रियासत, यानी जो राजा महाराजाओं के रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, वो 93 थे। तो कुल मिलाकर के 389 मेंबर संविधान सभा के अंदर में शुरुआत में मौजूद थे। जो आमतौर पर एक लोग को लिया गया था, जैसे एक सदस्य का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो है ये क्या हुआ था, आवंटित की गई थी। एक सीट आवंटित की गई थी किस पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है,
समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन ने जो अनुशंसा पेश की थी, कैबिनेट मिशन ने जो एक फॉर्मूला दिया था, उसके आधार पर ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इंग्लैंड के संविधान सभा के, है ना, इंग्लैंड का जो वहां का, सॉरी, इंग्लैंड का जो वहां का लोकसभा था, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर थे ये तीनों। कौन कौन, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इन तीनों, चूंकि ये कैबिनेट मेंबर थे, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये वीवीआई है, पूछा जाता है कई बार। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अब इसमें अध्यक्ष को लेकर के एक बड़ा ही झमेला है, याद रखिएगा। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगर सिंपली आपको पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम होगा, राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो हम आंख बंद करके कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन सवाल आपको अगर ऐसा ना पूछे, सवाल आपको ऐसा पूछ दे कि ये बताइए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, जैसे कि क्या होता है ना नॉर्मली, अब अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए भी एक अध्यक्ष चाहिए, तो पहले एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। और इसमें जो है ना एक प्रथा चली आ रही है, जो पूरे सदन के अंदर में जो सबसे वरिष्ठ नेता होगा, जो सबसे उम्रदराज लोग होंगे, है ना, जो सबसे उम्रदराज होगा, वही व्यक्ति को क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष चुना जाता है, जब तक कि अगला अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष ना चुना जाए। इसलिए एक टेम्पररी अध्यक्ष का चुनाव होता है, और टेम्पररी अध्यक्ष जो है एज के आधार पर होता है। जिसका सबसे ज्यादा एज होगा उसको क्या होगा, टेम्पररी अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, जैसे बिहार के अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव जो इस बार बना था, तो उसके अंदर में जैसे ही इलेक्शन होकर के सारे मेंबर सदन के अंदर में आए, है ना, तो यहां पर विधानसभा के अंदर में तो जीतन राम मांझी जो कि सबसे उम्रदराज थे, इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्लियर है। बाद में फिर परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो जब संविधान सभा बनी तो सारे लोग आकर के बैठे। उसके बाद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही कारण है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जो परमानेंट अध्यक्ष थे, सिर्फ पूछेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तब कहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह पॉइंट क्लियर हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जैसे ही संविधान सभा बनी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो उसके 2 दिन बाद दूसरी तीसरी बैठक के अंदर में चुनाव हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रक्रिया शुरू हुई और फिर यहां पर चुनाव हुआ और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सर्वसम्मति से इसको जो है अध्यक्ष चुन लिया गया और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी दिन नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे। तो वीडियो रुका हुआ है क्या, सबका वीडियो चल रहा है? देखिए कल जो है ना आपकी पावर कट थी, पावर जो है पूरी तरह से कटी हुई थी हमारे पूरे एरिया की, और जो हमारा बड़ा सा इन्वर्टर है वो भी शट डाउन हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था और बीएन राव को संविधान सलाहकार चुना गया था। बीएन राव को यहां पर अधूरा है लाइन, बीएन राव को संविधान सलाहकार चुना गया था। संविधान सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, संवैधानिक सलाहकार कौन होगा, तो आंसर होगा बीएन राव। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। लाइव चल रही है क्लास, क्या किसी और की वीडियो रुक रही है क्या, सबकी ठीक चल रही है? अच्छा चल रहा है वीडियो? जिसका भी खराब चल रहा है वो ऐप को कट कर दीजिए,
पूरी तरह से बाहर आ जाइए, ऐप को हटा दीजिए, फिर से ऐप ओपन कीजिए और आपका चलने लगेगा। हाँ, शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा, एकदम बहुत तेजी से काम चल रहा है। मे बी आज वेदर ठीक रहेगा तो आज अपलोड हो जाएगी। कल वेदर बहुत ख़राब थी बिहार के अंदर में, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कारण जो स्टाफ टीम मेंबर थे उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आए, जिसके कारण हम नोट्स अपलोड नहीं कर पाए आपका। ठीक है, तो याद रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 15 थी। तो कई बार प्रश्न पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि उपाध्यक्ष कौन था, एच.सी. मुखर्जी थे, लेकिन ये पूछ सकता है कि बी.एन. राव कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे, या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे। तो महिलाओं की सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव को यहां पर क्या किया, पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी को इसको क्या किया गया, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसको आपको उतना याद नहीं रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका पढ़ने के लिए है। ठीक है, जो आपका वीवीआई होता है, ये पॉइंट भी आपका वीवीआई है, ध्यान में रखिएगा, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग जो समितियां थी, संविधान सभा जब बनी ना, तो उसमें 4-4 लोगों का, 5-5 लोगों का अलग अलग ग्रुप बना दिया गया ताकि काम तेजी से हो, और एक टाइप के काम को 4-5 लोग डेडिकेटेड होंगे तो बहुत अच्छा से काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, ये जो समिति है संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान सभा के की प्रमुख समितियां थी। संविधान सभा के अंदर में छोटी छोटी टोली बना दी गई, संघ शक्ति समिति। इस पर कौन रिसर्च करेगा, कौन ये सजेस्ट करेगा कि हमारा संविधान जो है संघ को कितनी शक्ति दी जाए, इसके लिए, है ना, हमारा संविधान किस तरह के प्रोविजन लिखेगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ और लोग भी थे, और उनका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वहीं पर बात करते हैं संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए। प्रांतीय संविधान समिति, जब राज्यों की बात आई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे आगे आया। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आते प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। आप इसको, इस वर्ड को अच्छे से जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के नंबर सदस्य थे प्रारूप समिति के, वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ये काफी चर्चा में है, बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थी। ये सब उतना याद नहीं रखना है आपको, बीवीआई में आपका ये हो गया, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, और कुछ और याद रखना है तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं, ये भी वीवीआई है, आप इन तीनों को याद रख लीजिए। इतना बहुत है इस पेज में, इतना बहुत है, ये 3 और 1 4 याद रख लीजिए। प्रक्रिया समिति, राज्यों के लिए समिति, संचालन समिति, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति, इन सब के अध्यक्ष ये हैं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है ये सब जो है ना, ये सब जो है आपके लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, लेस इंपॉर्टेंट है ये आपका। आप इसके पीछे ज्यादा माथापेची नहीं करिएगा, इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, बस एक बार देख लीजिए बहुत हो गया। जहां वीवीआई लिख रहे हैं बस उसको ज्यादा फोकस बना के रखिए। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुने गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो लाइन है ये 3 बार लिखा गया है, एक बार यहाँ लिखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार इससे पहले भी लिखा गया है। तो बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष चुने गए थे किसके, प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति कब बना था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। चलिए इनके सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। प्रारूप समिति का जो कार्य है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना है। जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, इन्होंने जो भी
जो भी प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम किसका था? प्रारूप समिति का था। तो जो प्रारूप तैयार किया था, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वो कौन थे? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे, है ना। यहाँ पर देखिए नाम उजागर हो गया कि भैया बी.एन. राव क्या थे। बी.एन. राव एक संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान का सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम किसका था? यह ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति का काम था, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। ये जो बी.एन. राव हैं, ये भी बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने ही प्रारूप समिति बनाया, प्रारूप बनाया, ड्राफ्ट बनाया संविधान का, एक नकल बनाया कि संविधान हमारा ऐसा होना चाहिए, और उसमें जो बातें लिखी उस पर अब चर्चा कौन करेगा? प्रारूप समिति करेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी करेगा कि भैया कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसको किस हद तक हम अपने संविधान में ले सकते हैं, किसको किसको छांट देना चाहिए। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब किया? 21 फरवरी 1948 को। 29 अगस्त 1947 को चुना गया, और जस्ट कुछ ही महीनों के अंदर में 1948 में ही 21 फरवरी 1948 को आप देखेंगे कि सिर्फ 6 महीने के अंदर में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो ये था एक संविधान जो प्रारूप समिति थी, उसके बारे में विशेष चर्चा। प्रारूप समिति के को ही थोड़ा और देख लेते हैं। कुल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में कितने थे? 7 थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 3-4 बार लिख दिए हैं ये लाइन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कुल और सदस्य जो थे 6 सदस्य, उनके नाम जान लीजिए। एन गोपाल स्वामी आयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यहां पर एक मुस्लिम भी थे, नाम था सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ये भी क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया था, क्योंकि बी.एल. मित्र का जो है क्या हुआ था? बी.एल. मित्र का, है ना, निधन हो गया था, बीच में ही इनका इंतकाल हो गया था। पहले बी.एल. मित्र चुने गए थे, और बी.एल. मित्र जैसे ही चुने गए कुछ ही महीनों में इसका इंतकाल हो गया। एन माधवराव जो है इसके जगह पर आए, है ना, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। निधन नहीं हुआ था, बीमार पड़ने की वजह से इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो एन माधवराव, बी.एल. मित्र की जगह एन माधवराव आए। इसके अलावा टी.टी. कृष्ण स्वामी कृष्णमाचारी 1948 में डी.पी. खैतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लिया। पहले डी.पी. खैतान को चुना गया था, और 1948 में आप देख रहे हैं प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। 5-6 महीना काम करने के बाद, है ना, डी.पी. खैतान की जब यहां पर मृत्यु हो जाती है 3-4 महीनों के बाद, तब टी.टी. कृष्णमाचारी जो है चुने जाते हैं। कब? 1948 ईस्वी में, ठीक है। कहते कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। कब पारित किया गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ? संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया, याद रखिएगा। संविधान के कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। कितने अनुच्छेद को? 15 अनुच्छेद को। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, उसी दिन लागू किया। लेकिन बाकी जितना पूरा संविधान बचा था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्यों इतना दिन रखा, है ना? नवंबर से लेकर के आप समझ सकते हैं दिसंबर, जनवरी, तो यहां पर 2 महीने का इंतजार क्यों किया? 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से 26 जनवरी, 2 महीने का इंतजार किया, 2 मंथ। क्या बता सकते हैं ये 2 महीने का लॉजिक क्या है? 2 महीना इंतजार करके क्यों हम 26 जनवरी को ही लॉन्च किए? आपको याद होगा 2 महीना का क्या लॉजिक है। पूर्ण स्वराज की बात याद है? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में कहां पर हुआ था? कांग्रेस की मीटिंग कहां हो रही थी? लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, लाहौर अधिवेशन। इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि हर साल 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जी हाँ, गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस। और हम लोग ऐसा कर भी रहे थे। पिछले 1929-30 की बात है ना, पिछले 20 वर्षों से हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। ये जो दिन था, जो पहले से ही हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, इस दिन को आगे भविष्य में भी जिंदा रखने के लिए, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को हमने लागू किया, जबकि हमारा संविधान 2 महीना पहले ही बन गया था।
15 अनुच्छेद को हमने लागू कर दिया, बाकी का शेष संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। क्लियर है? तो ये इसके पीछे लॉजिक है। पहले जब संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब का संविधान जो है बढ़ते बढ़ते इसमें 4 और अनुसूची जुड़ गई। वर्तमान के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है। पहले 22 था तो इसमें +3 हो गया तो हो गया ये 25, यहाँ पर +4, 4 अनुसूची बढ़ गया तो ये हो गया 12 और 395 से 470 हो गया। यहाँ पर लगभग 75 + 75 आर्टिकल जो है यहाँ पर बढ़ गए, जो अब ये बढ़ करके 470 हो गया। तो 12 अनुसूची, 25 भाग और 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद अब हो गए हैं। जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। जब हमारा संविधान लागू हो गया तो 26 यहाँ पर जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नया जब हमारा संविधान बना तो उसमें राष्ट्रपति महोदय चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, जो झंडा था हमारा तिरंगा झंडा है ना, तिरंगा झंडा जो है आपका तिरंगा, ये तिरंगा झंडा को हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को है ना, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उससे 2 दिन पहले हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भारत ने ऑफिशियली कब अपनाया, जनगण मन को सुजलाम सुफलाम मलियज सुतलाम है ना, इसको कब अपनाया, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया। अब एक चीज और आपको याद रखना होगा अलग से कि ये बताइए, झंडा को, राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा झंडा, उसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ये एक अलग फंडा है, इसको आपको अलग से याद रखना होगा। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। कॉमनवेल्थ नेशन, जो अंग्रेज ने एक ग्रुप बनाया कॉमनवेल्थ नेशन का, और उसमें उन देशों को इनवाइट किया जो ब्रिटेन के गुलाम रह चुके थे। तो भारत ने दोबारा से कॉमनवेल्थ नेशन की एक टीम को, एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और क्या भारत ऐसा करके भारत ने अपनी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को, है ना, जो स्वतंत्रता है, क्या उसको से कॉम्प्रोमाइज किया? फिर से अंग्रेजों की बात मान के झुक गए? आंसर है नहीं, क्योंकि कॉमनवेल्थ में जाने का भारत का जो प्रस्ताव था वो खुद अपना था। खुद भारत के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपको यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा। पूरा लेक्चर आप नहीं भी पढ़ेंगे, ये आखिरी का पेज पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो HC मुखर्जी चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे? तो सर BN राव चुने गए थे। संविधान निर्माण में लगा समय, कितना समय लग गया संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय जो है यहां पर लगा। कुल जो है ना, संविधान बनने में कुल समय है क्या? कुल समय है शायद, कुल समय अगर होगा तो यहाँ पर 3 साल लिख सकते हैं हम। 3 साल लगभग लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गया। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन जो है वो किया गया और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 26 अक्टूबर 1946 को, याद रखिएगा, इसमें मुस्लिम लीग भी जो है शामिल हो गया था अंतरिम सरकार के अंदर में। अंतरिम सरकार जो उस समय टेम्पररी सरकार बनी थी, जब आम चुनाव हुआ देश में तो लेट से चुनाव हुआ था ना, 1951 में जाकर के हुआ। फिलहाल एक सरकार चुन ली गई, संविधान सभा के द्वारा ही एक सरकार चुन ली गई, तुरंत इलेक्शन नहीं कराया गया देश के अंदर में। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ये मंत्री थे किस चीज के? विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण और गृह मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी इन्हीं के पास था। IT और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। C राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री चुना गया।
लियाकत अली को वित्त मंत्री चुना गया, फाइनेंस मिनिस्टर। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री चुना गया। आसिफ अली को रेल मंत्री चुना गया था, रेल मिनिस्टर चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री चुने गए थे। डॉक्टर CH भाभा को कार्य खनन और शक्ति मंत्री चुने गए थे। बलदेव सिंह रक्षा, II चुंदरीगर वाणिज्य। अब्दुर रब नस्तर संचार डाक एवं वायु। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य और जगजीवन राम को श्रम, है ना। तो अंतरिम सरकार 26 जनवरी 1950 को प्रथम आम चुनाव 1951-52 में जो हुआ उसके बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। जो ये अंतरिम सरकार है, याद रखिएगा, अंतरिम सरकार बनी थी कब? 26 जनवरी 1950 से तैयार हुई थी, ये बनी थी। और जब तक भारत में चुनाव नहीं हो गया, 1951 में चुनाव हुआ जो 52 तक चला, तो ये 1952 का चुनाव जब हुआ उसके बाद ये अंतरिम सरकार, जो टेम्पररी सरकार चुना गया था आपसी सलाह के साथ, इसको खत्म कर दिया गया। फिर एक संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारा संविधान क्यों खास है, पूरी दुनिया में भारत का संविधान क्यों खास है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। ना सिर्फ इस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे बल्कि इसके कंसेप्ट के अंदर भी जाएंगे, हम लोग कंसेप्ट को भी जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। भारतीय संविधान में जो मूल भावना है, उसकी जो मूल भावना है, संविधान की भावना क्या है, लोगों को किस तरह से जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहा है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल देना चाह रहा है संविधान, मूल भावना की दृष्टि से देखेंगे। और उसमें जो चीजें शामिल है संविधान में जो लिखी हुई बात है, इन दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का संविधान दुनिया में अद्वितीय है। हालांकि हर देश अपने संविधान को अद्वितीय कहता है ना, लेकिन भारत का संविधान वास्तव में अद्वितीय है। इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से लिए गए हैं। संविधान के अंदर में जो अच्छे अच्छे प्रोविजन है, जब हम संविधान बना रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में हमारे संविधान ने पूरी दुनिया के अंदर में जाकर के क्या किया, पूरी दुनिया में जाकर के रिसर्च किया। जहां जहां पर जिस जिस संविधान में, जिस जिस देशों के संविधान में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, अच्छे अच्छे प्रोविजन थे जिसको हमें एडॉप्ट करना चाहिए, हम अपने हिसाब से उसको एडॉप्ट किए। तो दुनिया भर के संविधान की अच्छी बातें हमारे संविधान में शामिल है, उनसे उधार ले लिया है हमने। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से बिल्कुल अलग पहचान प्रदान करते हैं। ना सिर्फ हमने दुनिया भर के संविधान से अच्छी बातों को उधार में ले लिया, बल्कि हमने अपने ही देश के अंदर में अपना भी जो प्रोविजन बनाया तो उसको भी यूनिक बनाया, जो कि दूसरे देशों के संविधान में शायद देखने को नहीं मिलता है। संविधान में कई बड़ी परिवर्तन जो है करने वाले, संविधान में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि आप 42वां संविधान संशोधन 1976 को देखोगे तो यह सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा संविधान में संशोधन है। संविधान में संशोधन होता क्या है? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन, देखो जैसे आप क्या करते हो ना, एक बार आप क्या करते हो, जैसे कि आप एक बार अपनी शर्ट सिलवा लेते हो बचपन में, तो क्या उसी शर्ट से आपका काम चल जाता है? नहीं ना, आप क्या करते हो, फिर बड़े साइज की शर्ट सिलवाते हो दूसरा, जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से जब क्या होता है कि जब संविधान लिखी गई उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन बाद में परिस्थिति समय के साथ बदलती चली गई, तो बहुत सारे कानून का बदलाव, मतलब बहुत सारे कानून की जरूरत महसूस हुई, है ना। तो ऐसे में संविधान को रिलेवेंट बनाने के लिए, जैसे देखोगे आप 1950 का गाना सुनोगे ना आप, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको अभी का गाना सुनना है ना। तो ये पुराना गाना अब रिलेवेंट नहीं रहा उतना ज्यादा हमारे लिए, हम उतना नहीं सुनते हैं। बहुत पुराने लोग कोई हैं, दादा हैं हमारे, है ना, दादू हैं या बड़े पापा हैं, वो लोग थोड़ा पुराना गाना सुन लेते हैं, 1990 1980 का गाना सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी वो गाना रिलेवेंट नहीं है। हमें न्यू सॉन्ग चाहिए जो अभी के जनरेशन के हिसाब से हो, जो अभी अच्छा लगता हो। तो हमारा संविधान समय के साथ सब दिन रिलेवेंट रहे, सब दिन यूजफुल रहे, इसके लिए संविधान में एक बदलाव का नियम लाया गया, है ना, आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 क्या है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 जो है ये बदलाव का अनुच्छेद है। ये बदलाव, संविधान में बदलाव करने का प्रोविजन है।
जिसमें आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन बदलाव ऐसे करो कि संविधान की मूल भावना को आप नहीं बदल सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, थोड़े बहुत बदलाव आप कर सकते हो। तो संविधान में कई बड़े वही बदलाव आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके इंदिरा गांधी, जब क्या था 1975 से 1977 के बीच में भारत में क्या था, इमरजेंसी लगा हुआ था। आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, बहुत बड़ा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 से 1977 के समय में। किसके समय में? तो इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी के समय में क्या था, यहां पर इमरजेंसी लगा हुआ था। जब देश में इमरजेंसी लगा हुआ था तो बहुत बड़ा बदलाव संविधान में इंदिरा गांधी ने किया था, है ना, संसद ने किया था उस समय। वो जो बदलाव हुआ था 1976 में हुआ था, और वो जो बदलाव था 41वां नंबर का बदलाव हो चुका था, वो 42वां नंबर का बदलाव था, इसीलिए इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 कहा जाता है। यह बदलाव इतना बड़ा था कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार आपसे पूछेगा कि अब तक का भारतीय संविधान में सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है, तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। देश में आपातकाल कब लगा था? तो देश में आपातकाल 1975 से 1977 2 साल के लिए लगा था। अच्छा, संविधान में जो बदलाव करने का प्रोविजन है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक सुधार, संवैधानिक बदलाव का जो है ये आपका है संशोधन का अधिकार। संशोधन का अधिकार, संसद को ये पावर है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन का अधिकार, संशोधन का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 368 देता है। किसको देता है? तो संसद को देती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहले का क्या था? पहले की सरकार यह करती थी कि पूरा संविधान को बदल देती थी, संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव कर देती थी। तो इसको लेकर के केस चला, केशवानंद भारती, है ना, केस चला। केबीसी केस इसको शॉर्ट में बोलते हैं। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, बल्कि ये केशवानंद भारती केस, सी से केस, के से केशवानंद, बी से भारती, सी से केस, केबीसी केस। केबीसी केस कब चला था? 1973 में सुप्रीम कोर्ट का 1973 में एक जजमेंट आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि अनुच्छेद 368 के तहत आप संसद को बिल्कुल अधिकार है कि वो संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन याद रखिए कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। ठीक है, मूल ढांचा मतलब जो बड़े प्रोविजन है, जो अच्छी बड़े बात है, उसको आप नहीं बदल सकते हो। क्लियर है? जैसे आपका घर है तो आप उसमें रंग कर सकते हो, पुताई कर सकते हो, एक कमरा बढ़ा सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि हम घर को ही तोड़ दें और उसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग बना लें, है ना, या आधा घर को तोड़ के उसमें हम बड़ी सी बिल्डिंग बना लें, बड़ा सा मीनार बना लें, तो वो संभव नहीं होगा भैया। मूल ढांचा जो पहले से बना है, जो बहुत स्ट्रांग है, जो बेस है, जिस पर घर टिका हुआ है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म क्या है, यहाँ का मूल ढांचा है। जैसे आप सोशलिज्म मूल ढांचा है। जैसे यहाँ पर देखोगे सोवरेनिटी, भारत एक संप्रभु देश है, मूल ढांचा है। रिपब्लिक मूल ढांचा है। क्लियर है? तो ये सब मूल ढांचे हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो मूल ढांचा के अंदर आता है, उसको बदल नहीं सकती है सरकार। ठीक है, ये बदलने का अधिकार नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, कब? 1973 के अंदर में, केबीसी केशवानंद भारती केस। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। 368 ये नहीं कहता है कि संसद जो है मूल ढांचे को ही बदल दे। तो क्लियर है? तो ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, संविधान की विशेषता में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आ गए। अब ये टॉपिक शुरू होता है संविधान की विशेषता, जो कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या अच्छे फीचर हैं हमारे संविधान के। सबसे पहला फीचर यही है कि हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, पूरी दुनिया में सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे वर्ल्ड के अंदर में। दूसरा है कि हमारे संविधान में जो स्रोत है, जो बातें हैं, वो दुनिया भर से ली गई है। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों से हमारा संविधान विहित है।
नम्यता भी है और नम्यता का समन्वय है, यानी इसमें ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं कहीं हमारा संविधान बहुत कठोर है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, उसमें संशोधन करना मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, बिहार का नाम चेंज करके कुछ और कुछ और दे देना है, जैसे यूपी का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया, सॉरी इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया। उसी तरह से अगर बिहार के 2 टुकड़े करने हो, बिहार का नाम बदलना हो, तो ये सब बहुत इजी प्रोविजन है जिसको संसद जो है एक झटके में, राज्यसभा की मंजूरी मिल जाए तो एक झटके में इसका कर सकती है। तो यहां पर हमारा संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है। कहीं कहीं संविधान बहुत लचीला है बहुत सारे प्रोविजन के अंदर में, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविजन है जहां संविधान बहुत रिजिड है कि भैया आप इसको बदल ही नहीं सकते हो। तो हमारा संविधान एक रिजिडिटी और एक फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चौथा हमारी संविधान की खास बात यह है कि हमारे यहां पर फेडरल सिस्टम है, यानी एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ स्टेट है। सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके काम करती है, लेकिन ज्यादा पावर जो है वो यूनिटरी बाइस है, यानी ज्यादा पावर केंद्र को मिला हुआ। ज्यादा पावर किसको मिला हुआ? केंद्र सरकार को मिला हुआ। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों है, लेकिन ज्यादा पावर केंद्र सरकार को मिला है। सरकार का संसदीय रूप, जैसे आप जाओगे अमेरिका के अंदर में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा। ठीक है, नोट्स मिलेगा ही नहीं तो नोट नहीं करना है। हाँ, नोट मिलेगा ही तो नोट्स नहीं बनाना। आपको नोट्स हम लोग दे देंगे, आपको नोट बनाना नहीं है। ठीक है, चलिए। सरकार का संसदीय रूप, आपको बस 2-4 रुपए लगा के हर चैप्टर का प्रिंट करवा लेना। जब आपको 5-10 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे, उसको डाउनलोड करके आप अपने फैमिली मेंबर को व्हाट्सअप कर दीजिए और सब उसके व्हाट्सअप पर एक जगह जमा रहेगा। ठीक है, और वहां से फिर आप शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है सरकार का संसदीय रूप। जैसे आप अगर अमेरिका के अंदर में जाएंगे, यूएसए के अंदर में, तो वहां पर क्या है? वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल है, यानी वहां पर राष्ट्रपति सर्वोसर्वा होगा, लेकिन यहां पर संसद सर्वोसर्वा होता है। हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली है, संसद ही सबसे महान होता है हमारे देश के अंदर में। प्रधानमंत्री महान नहीं होता, राष्ट्रपति महान नहीं होता, बल्कि संसद महान होता है। तो हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली है। जितने भी सांसद चुन करके आएंगे सब संसद भवन के अंदर में आके बैठेंगे, और हर एक सांसद का, हर एक एमपी की जिम्मेवारी होती है किसके तरफ? संसद के तरफ। संसद भवन के अंदर में जो हमारी वो संसद है उसके अंदर में उसकी लोकसभा के प्रति उसकी जिम्मेवारी होती है ना। आर्टिकल 74 पढ़ोगे, अनुच्छेद 74 के अंदर में क्लियरली ये बात लिखा हुआ है, कि अनुच्छेद 74 के अंदर में कि जितने भी है ना लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना, जितने भी सांसद हैं वो सब के सब क्या है? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। आर्टिकल 74 के अंदर में लिखा हुआ है। अगर वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं तो लोकसभा उसको अपने पद से हटा सकती है, निष्कासित कर सकती है। इसलिए देखते हैं ओम बिरला साहब कभी कभी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, है ना, सस्पेंड कर देते हैं, सदस्यता समाप्त कर देते हैं। जैसे ही सदस्यता समाप्त की, एमपी हीरो से जाकर के जीरो बन जाता है। एमपी जो सांसद है वो हीरो था कुछ समय पहले, वो फिर जीरो हो जाता है। तो सारा पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो भारत के अंदर में संसदीय प्रणाली है। यहां पर संसद का जो लीडर होगा उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं, और वही जो है देश चलाएगा। लेकिन यहां पर सीधा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का जो कद होता है वो संसद से भी ऊपर होता है। लेकिन संसद यहां पर भी इस पे राष्ट्रपति पर लगाम लगाती है, लेकिन यहां पर संसद का जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। यहां पर अलग से राष्ट्रपति का एक पद है, जबकि यहां पर अलग से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद नहीं है। जो भी संसद का नेता होगा, सदन का नेता चुना जाएगा, उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप सीख गए ये क्या होता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, जहां पर हमारे संसद को संप्रभु बना गया है, यानी हमारा जो संसद भवन है, संसद है ना, वो प्रभु है, अपने आप में भगवान बना दिया गया है उसको। लेकिन फिर हमने भगवान को कंट्रोल करने के लिए एक न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी रखा, हमने एक न्यायालय सिस्टम भी रखा, एक हमने सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, हमने पार्लियामेंट को प्रभु भी बनाया, संप्रभु बनाया कि पार्लियामेंट अपना डिसीजन खुद ले सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। फिर हमने एक जुडिशियल सुप्रीमेसी भी बनाया कि पार्लियामेंट कल को अपने मन के से काम करने लगे। फोन में ही रख सकते हैं नूर जन्नत, पैसा क्यों नहीं होगा। ये देखो, ये जो शॉर्ट नोट्स होगा तो फोन से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको लगता है कि आप 6 घंटा क्लास करते ही हो, फिर नोट्स के लिए अलग से 2 घंटा आप डेली नोट्स रिवाइज करोगे फ़ोन से, आपको लगता है कि ऑफलाइन में कुछ पढ़ना चाहिए, तो वो प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ोगे तो कभी नेट होगा नहीं होगा, कभी आपका फ़ोन चार्ज होगा नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेन पेपर से जो ऑफलाइन वाली पढ़ाई होती है ना, उसका मज़ा ले पाओगे अगर आप नोट्स को प्रिंट करके अंडरलाइन लाइन कर करके उसमें पढ़ोगे, उसके क्वेश्चंस को लगा के टिक करोगे, और वही टिक किया हुआ जो पेपर होगा उसको बार बार रिवाइज करोगे हर सप्ते में, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी होगा, यानी हमने संसद भवन को प्रभु बना दिया कि अपना डिसीजन अपने ले सकते हो, लेकिन उसका डिसीजन सही है या नहीं है, या फिर संविधान से भी ऊंचा उठ करके वो कोई डिसीजन ले लेता है, कोई कानून बनाता है जो संविधान पर भी खतरा हो जाता है। इसके लिए हमने जुडिशियल सुप्रीमेसी रखा, सबसे ऊपर फिर हमने जुडिशरी को रखा कि देखो जुडिशरी, अगर लोकसभा अपने मन से कोई कानून बनाती है, जो पवित्र किताब है संविधान, उसके खिलाफ जाके काम करती है, उसकी आत्मा के खिलाफ काम करती है, तो आपको यह पावर है कि ऐसे कानून को आप जीरो साबित कर सकते हो। ये क्या कर सकता है? जीरो घोषित कर सकता है ऐसे लॉ को जो पार्लियामेंट बनाएगा जो संविधान के खिलाफ होगा, ठीक है, ये समझ गया। 7वां नंबर, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, यानी हमारा जो न्यायपालिका है जुडिशरी, आप देखोगे इस तरह से एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर बीच में हाई कोर्ट और सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर आपको फैसला नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और सुप्रीम कोर्ट ये सारे कोर्ट को कंट्रोल करती है, हाई कोर्ट को भी कंट्रोल करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कंट्रोल करती है। एकीकृत है हमारा, इंटीग्रेटेड है, एक ही सिस्टम के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया है कि अपनी न्यायालय को पूरी तरह से आजाद बनाया है। अब उनको फैसला सुनाने से पहले प्रधानमंत्री से नहीं पूछना होगा, या किसी विधायक या एमपी से नहीं पूछना होगा, ठीक है। प्राइवेट कर लो अंजलि गुप्ता, ठीक है, चलिए। और जो भी प्राइवेट मैसेज आपको करता है कुछ भी, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है हमें भेज सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे नहीं, हमारा टेलीग्राम पर तो है ही, वहां से आप भेज दो, हमारे नाम से है ना टेलीग्राम पर, इफ्तिखार आलम के नाम से होगा, आप वहाँ से हमें भेज दो, ठीक है। आप उनको उनका आईडी हमें बता दो, और उनके मैसेजेस जो हैं वो आप हमें भेज दो, हम उनको टेलीग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल और जितनी भी तरह की चीज़ें हैं वहाँ से हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। नहीं, प्रिंट आउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मत निकालिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मन करे तो निकाल सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें तो आ ही जाएगा। जब आप नोट्स प्रिंट करेंगे, जैसे ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जब इसका नोट्स देंगे तो इसके साथ 2024 का जितना भी पूछा हुआ प्रश्न है, चाहे वो 50 प्रश्न हो, 25 हो या 10 प्रश्न हो, वो आपको दे देंगे, तो वो ज़्यादा काम करेगा। चैप्टर वाइज रखिए आप, बाकी ऐप पर तो आपका पढ़ा हुआ है, उसको रहने दीजिए आप, ठीक है। ऐप पर से कभी नहीं हटेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी पेड कोर्स में मिल रहा है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो वो फ्री अवेलेबल होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कुछ ऐसे चीज थे जो उस समय हम उसको लागू नहीं कर पाए, तो एक लिस्ट बना करके हमने दे दिया और कहा राज्यों से कि बाद में जैसे जैसे समय आएगा अब उसको लागू करते जाइएगा। यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, है ना, राष्ट्र के प्रति ड्यूटीज भी हमने जनता को दिया है, ये भी हमारे संविधान की खास बात है। हमारा संविधान एक सेकुलर स्टेट बनाता है, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ठीक है। रागिनी शर्मा बता दिया आपको, बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक सेकुलर स्टेट भी हमारा है भारत। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, हमने अपने जनता को हर 18 साल की एज पूरा होने पर हमने ये बिना देखे कि भैया कि वो किस जाति धर्म समुदाय का है, एक बार 18 साल पूरा हो गया तो सबको वोट करने का अधिकार है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, हमारे बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं, है ना, बहुत सारे स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन भी हमने रखा है। आर्टिकल 352, 356
और 360 के अंदर में देखोगे ये इमरजेंसी का प्रोविजन है, इसको विस्तार से बताएंगे। त्रिस्तरीय सरकार है, यानी 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम भी है हमारे यहाँ पर। अब आते हैं हम बारी बारी से पढ़ते हैं। हमारे पास टोटल हो गए 16 टॉपिक। 16 टॉपिक को बारी बारी से पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ और चीजें होंगी, यही आज का क्लास है। सबसे लंबा लिखित संविधान, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक लिखित होता है, दूसरा अलिखित होता है। जैसे अमेरिका का संविधान देखेंगे, यह क्या है, आपका लिखित संविधान है। जैसे भारत का संविधान देखेंगे, भारत का संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है। अलिखित संविधान में जैसे ब्रिटेन का संविधान है, वो क्या है, अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे लंबा। ये बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है हमारा, ठीक है। संविधान कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। तो आपको एग्जांपल बता दिए। लिखित में जैसे हो गया भारत, आपका लिखित संविधान हो गया। जैसे आप देखोगे अमेरिका, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है। अलिखित में जैसे भारत का संविधान, जैसे आप देखोगे इंग्लैंड का संविधान हो गया, ब्रिटेन का संविधान हो गया, ब्रिटेन का, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान हो गया। ये क्या है, आपका अलिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित, आप देखोगे हमारा संविधान जो है वो अलग अलग स्रोत से लिया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जो भारत का संविधान है, इसमें आप देखोगे 2 चीज मेन है। सबसे बड़ा चीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो कानून है वही हमारा, जैसे घर का बेस बनाते हैं ना, नीचे पिलर वगैरह ढलाई करते हैं, उसी तरह से हमारा जो बेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आधा संविधान हमारा इस पर आधारित है और आधे संविधान के लिए है ना, कुछ भाग के लिए 20-25% के लिए हमने दुनिया भर के, हमने विश्व के संविधान से अच्छी चीजों को लिया। ये हमने लगभग 20% किया, है ना, 70% हो गया। 30% चीजें जो है हमने अपना बना करके खुद का डाला उसमें। डॉक्टर अंबेडकर ने, है ना, गर्व के साथ कहा, घोषणा किया था, देखिए इन्वर्टेड कोमा में, यानी डॉक्टर अंबेडकर का ही लाइन है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह बात किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तो याद रखिएगा। अब देखिए संविधान के स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको अभी से लेकर के यूपीएससी बीपीएससी तक और आपके टीचर के एग्जाम तक आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, ये स्रोत है। यहां से क्या क्या लिया गया, देखिए जो पहले अंग्रेज का कानून था 1935 का कानून, बहुत अच्छा कानून था। ये लास्ट में जाते जाते बना के गए, बहुत दबाव हमने इसको डाला, ठीक है, कहता, ठीक है। देखिए यहां पर मुस्कान, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब मत रखिए। भारत शासन अधिनियम 1935, अगर इसको हम देखें तो यहां पर देखिए हमने क्या क्या लिया। एक तो संघीय तंत्र लिया। संघीय तंत्र समझते हैं, जो फेडरल सिस्टम है जहां पे कि सेंटर भी होगा प्लस स्टेट भी होगा, सेंटर और स्टेट दोनों होगा। राज्यपाल का कार्यालय, जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर किस तरह से स्टेट में काम करेगा, वो हमने यहीं से लिया। हमने न्यायपालिका, जो हमारी जुडिशरी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जुडिशरी को हमने अडॉप्ट कर लिया। लोक सेवा आयोग, जैसे आप अभी यूपीएससी देते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आप बीपीएससी देते हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी भी स्टेट का जो सर्विस कमीशन होता है, यूपीएससी बीपीएससी, वो जो प्रोविजन है वो हमने यहीं से लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। आपातकालीन उपबंध, वो प्रशासनिक विवरण, देश में कामकाज कैसे चलेगा, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी वो, और जो आपातकाल का नियम है वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया। हमने ब्रिटेन के संविधान से भी बहुत सारा चीज लिया। ये सब ये पूछा जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, तो ध्यान में रखिएगा। जो संसदीय प्रणाली है भारत का, वो बिल्कुल पूरी तरह से ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, के रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का ही नियम होगा, कानून का ही शासन होगा, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, जैसे आप अमेरिका के अंदर में जाएंगे 2 नागरिकता है ना, अमेरिका का स्टेट, किसी स्टेट का सदस्य है तो वहां की नागरिकता होगी, फिर आपको अमेरिका देश की नागरिकता होगी, तो 2 तरह की नागरिकता होगी। लेकिन यहां पर एकल नागरिकता, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा हर कोई बिहार का सिटीजन नहीं होगा, कोई महाराष्ट्र का सिटीजन नहीं होगा। 2 सिटीजनशिप का कार्ड बनता है हमारे यहाँ पर, नहीं, सिर्फ एकल नागरिकता है कि आप किसी भी स्टेट में रहिए, नागरिकता आपको भारत का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिहार का अलग से नागरिकता होगा और भारत का अलग से नागरिकता होगा। लेकिन अमेरिका के अंदर में जाएंगे तो वहां पर एकल नागरिकता नहीं है, ठीक है,
वहां पर क्या है, डबल सिटीजनशिप है, यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये एकल नागरिकता है। मंत्रिमंडल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिमंडल बनाया जाता है जो प्रधानमंत्री के साथ काम करता है, उसको लेने का प्रोविजन भी हमने ब्रिटेन से लिया है। प्रामाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और दिव्य सदनवाद, जो 2 सदन है, दिव्य सदनवाद, जो बाइकैमरलिज्म है, वो भी हमने यहीं से लिया है कि 2 सदन होगा, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा, है ना। ये सब कहां से लिया है, ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने यूएसए के संविधान से क्या लिया गया। यूएसए के संविधान से सबसे पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि मौलिक अधिकार, भारत का मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर होगा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी को जो आजादी मिलनी चाहिए, वो आजादी का प्रोविजन कि भैया हमारा न्यायालय को पूरी तरह से आजाद होना चाहिए, ये भी हमने अमेरिका के संविधान को देख के ही वहां से उठाया है। उपराष्ट्रपति का पद नहीं था हमारे यहां पर, तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है, उसके जो कड़े प्रोविजन है ना, और राष्ट्रपति पर भी जो महाभियोग लगाया जाता है, तो पूरा महाभियोग चाहे वो राष्ट्रपति पर लगाना हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पर महाभियोग लगाना हो, ये सब कुछ का प्रोविजन जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। तो हमने यूएसए से क्या क्या लिया। नंबर 1, हमने यूएसए से अपने संविधान के अंदर में मूल अधिकार लिया, मौलिक अधिकार। कभी पूछेगा कि भारत के अंदर में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी जो न्यायपालिका है वो आजाद है, वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता कहां से मिली है, यूएसए के संविधान से हमने प्रोविजन लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहां से मिला है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। इसके अलावा पद से हटाया जाना, ठीक है, पद से हटाया जाना कि भैया चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजेस को कैसे पद से या फिर राष्ट्रपति को कैसे पद से हटा सकते हैं, इसका भी हमने प्रोविजन जो है यूएसए से ही लिया है। अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या उठाया है, ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या हमने उधार लिया है। आयरलैंड के संविधान में जो हमें बहुत अच्छी लगी थी वो था वहां का डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर इसी को बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वो हमने लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। राज्यसभा के लिए सदस्य का कैसे नामांकन होगा, उस नामांकन का प्रोविजन भी हमने आयरलैंड से लिया, जो कि वहां पर बहुत अच्छा लगा था हमें। अब आते कनाडा के संविधान से भी हमने बहुत अच्छी चीज ली। जैसे कनाडा के संविधान से एक चीज जो बहुत फेमस है वो है संघीय व्यवस्था, ठीक है। तो एक एक चीज मैं लिख देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पूछेगा कि संघ, जो आपका भारत शासन अधिनियम है, ये कहां, इससे क्या लिया है, तो हमने इससे संघ तंत्र लिया है, संघीय तंत्र लिया है, ठीक है। इसके अलावा आप आइए ब्रिटेन के संविधान से, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक बात अगर याद रखनी होगी, हम इतना तो नहीं रख पाएंगे, हम एक बात याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर अभी एसपी नोट्स नहीं आया, आएगा तो आपको दिखेगा। एसपी नोट्स का एक अलग से, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे आपका साइंस का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, एक आपका सब्जेक्ट है ना, उसी तरह से उसके नीचे एसपी नोट्स का एक सब्जेक्ट आएगा, उसी में नोट्स अपलोड होकर के आएगा। अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया ना कब कब नोट्स आने वाला है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन नाम से रेड कलर का जो हमारा लोगो है ना, ये लोगो इसी नाम से आपका आया होगा ऐप के माई कोर्स के रिकॉर्डेड के अंदर में। रिकॉर्डेड में जाइएगा, वहाँ पे इसको क्लिक कीजिएगा, नोट्स का सेक्शन होगा, उस नोट्स में पीडीएफ आ गया है, अभी से लेके 5 महीने तक कौन सी पीडीएफ कब आएगी, ठीक है। और क्लास का भी आ गया, किस दिन कौन सा क्लास चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा ना, ऐप पर समय बिताइए तो आपको खुद ब खुद सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और टीचर जो पढ़ाते हैं तो वो बताते हैं, खास करके हम अपनी क्लास में बहुत इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देते हैं, अदर टीचर को उतना नहीं पता होता है, क्योंकि चीज़ें हम बनाते हैं, है ना, तो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं पढ़ाने के दरमियान में। कोई एक बात जो याद रखनी है, संघीय तंत्र जो है हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया, राज्यपाल का कार्यकाल लिया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने, इंग्लैंड के संविधान से, तो संसदीय शासन प्रणाली, यही पूछा जाता है। कोई एक बात याद रखना होगा तो ये रखना, आसान प्रश्न पूछना होगा तो ऐसे ही पूछ लेगा आपसे। जैसे यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, वो कहां से लिया, यूएसए के संविधान से। बस एक लाइन याद रख लीजिएगा, अगर कुछ नहीं याद रखना है, बस एक लाइन ये याद रख लीजिएगा, यूएसए लिख करके मूल अधिकार लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पेन पर, एक तरफ से, एक तरफ देश का नाम, एक तरफ क्या लिया है, कोई एक बात जो हमने लिया है। जैसे आप लिखेंगे बगल में ब्रिटेन, उसके सामने एरो मार के, तीर मार के क्या लिखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था हमने लिया। अमेरिका के सामने, यूएसए के सामने क्या लिखेंगे, मूल अधिकार लिया। आयरलैंड के सामने क्या लिया, डीपीएसपी लिया। ये भी बहुत
इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो कोई एक चीज जो बहुत वीवीआई है वो इस तरह से आप लिखते चले जाइए, एक कॉपी पेन उठा करके बाद में लिख लीजिएगा। फिर यहां तक कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो हमने संघीय व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली, तो संघवाद जो है हमारा यहीं से, ये हमारा वीवीआई पॉइंट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कोई एक चीज जो हमने लिया हो जो बहुत पूछा जाता है वो है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया? आपातकालीन प्रोविजन, यानी जब हमारा इमरजेंसी लगा हो तो मौलिक अधिकारों को किस तरह से निलंबित किया जाए, इसके लिए हमने प्रोविजन जो है ये हमारा जर्मनी के संविधान से लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने रूस के संविधान से क्या लिया? सोवियत संघ रूस के संविधान से। ठीक है, रूस के संविधान से क्या लिया? तो मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल मेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने यहां पर लिया। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, ये सब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श, ये सब तो है ही, बस मूल कर्तव्य एक याद रख लीजिएगा आप। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक जो प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता शब्द, समता शब्द, बंधुता शब्द, फ्रेटर्निटी, अगर पूछेगा कोई एक चीज बताइए जो हमने फ्रांस के संविधान से लिया, तो हमने बंधुता जो है वहां से लिया। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिणी अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया लिया। ये सब कम पूछा जाता है, ज्यादातर जो ऊपर में पढ़ा है वही सब पूछा जाता है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया? विधि द्वारा शासन व्यवस्था कैसे चलाएं, उसके लिए हमने यहां पर जाना। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही हो गया। ऊपर से 4-5 याद रख लीजिए। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली लिया। हमने याद रखिएगा कि हमने जो है यूएसए से क्या लिया? मूल अधिकार लिया। आयरलैंड से क्या लिया हमने? तो डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया। कनाडा से हमने क्या लिया? तो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से उठाया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची लिया है, बस एक चीज याद रखिए। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? तो जब हमारा आपातकाल लगा हो तो उस समय मौलिक अधिकार का किस तरह से निलंबन होगा, वो जर्मनी के संविधान से हमने लिया। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। फ्रांस के संविधान से बंधुता शब्द को लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से संविधान में संशोधन करने का जो प्रोविजन है वो हमने लिया है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा, है ना, जो कानून के द्वारा कानून का राज कैसे होगा उस पर हमने लिया है। ठीक है, तो इस पर नोट्स मिल जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। अगर इससे भी छोटा नोट्स बनाना है तो जो मैंने एक एक शब्द को हाईलाइट करके वीवीआई लिखा है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, या आपको नोट्स मिलेगा तो उसी नोट्स में पेन चला के आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, बड़ा है आज का लेक्चर, मानना होगा 1 घंटे से ज़्यादा 1.5 घंटे की लेक्चर होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज के इसमें है। आज का पढ़ लेंगे ना, फिर आपको पॉलिटी हल्का लगने लगेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है ही नहीं तो कहाँ से जोड़ देंगे प्रियंका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, अब देखिए हमारा जो संविधान है वो कठोर भी है और वो हमारा संविधान लचीला भी है, ये बता दिए थे आपको। कठोर कैसे है? कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। ठीक है, यानी संशोधन करना बहुत मुश्किल होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? कठोर संविधान मानेंगे। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, इसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा संविधान जहां कहीं पर कठोर भी है वहीं पर लचीला भी है। ठीक है, तो लचीला संविधान उसको मानते हैं जैसे किसी आम कानून की तरह संविधान में बदलाव आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिसको बड़ी आसानी से, जैसे किसी स्टेट का नाम बदलना है, किसी स्टेट का 2 टुकड़ा करना है, जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है और अमेरिका का संविधान कठोर है, तो हमारे संविधान में दोनों तरह की बातें हैं, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, और यही शब्द उठा करके हूबहू लाइन दे देता है। बीपीएससी में यह सवाल कम से कम 8-10 बार पूछा है कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। ये याद रखिएगा, दोनों का मिला जुला रूप है। आधा याद कीजिएगा तो नहीं होगा। क्या हमारा संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है? नहीं, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों का जोड़ है, संयम है, समन्वय है। कहते 4था नंबर, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहते किसको? पहले इस बात को समझिए। जैसे ये एक आपका क्या है? कंट्री है। ठीक है, इसके ये स्टेट हो गए, ये स्टेट 1 हो गया, स्टेट 2 हो गया, स्टेट 3 हो गया, स्टेट 4 हो गया, स्टेट 5 हो गया, स्टेट 6 हो गया, स्टेट 7 हो गया, स्टेट 8 हो गया, स्टेट 9 हो गया।
और ये क्या हो गया, देश हो गया, संपूर्ण देश हो गया। ठीक है, देश का ये पूरा क्या है, देश है भैया, ये पूरा क्या है भैया, देश है, ये पूरा देश है। इस देश का अपना क्या होगा, अपना जो है सरकार होगा, जिसको हम लोग केंद्र सरकार बोलेंगे। कौन सा सरकार बोलेंगे इसको, केंद्र का, या देश का अपना सरकार होगा केंद्र में, जिसको केंद्र सरकार बोलेंगे। और इन सब का अपना सरकार होगा, जिसको राज्य सरकार बोलेंगे, राज्य सरकार बोलेंगे। तो क्या लगता है आपको, भारत के अंदर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है ना, दोनों है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है। तो इसलिए भारत के अंदर में सेंटर भी है प्लस स्टेट भी है। यही कारण है कि भारत के अंदर में क्या है, संघीय व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था जहां पर संविधान के द्वारा सेंटर और स्टेट दोनों को बांट दिया गया हो, दोनों को पावर दिया गया हो। ठीक है, समझा ना, दोनों को बांट दिया गया हो, दोनों को पावर दिया गया हो, है ना। ऐसी व्यवस्था जिसमें सेंटर और स्टेट, देखो आत्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय शासन व्यवस्था है, आप समझ गए। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है। जैसे भारत के अंदर में डबल सरकार है, सेंटर और स्टेट है, शक्तियों का बंटवारा खुद संविधान कर दिया है। ये सब क्या है, आपका संघीय शासन का फीचर है। जहां जहां ये सब मिलेगा कह देंगे कि वो देश जो है संघीय शासन व्यवस्था में है। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान ही सबसे सर्वोपरि है, संविधान की कठोरता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और 2 सदन है, सेंटर भी है और स्टेट भी है। ये सब फीचर जिसमें रहेगा कहेंगे कि वो देश जो है वो क्या है, संघीय व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ज्यादातर पावर जो है वो किसको मिला है, सेंटर को मिला है। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी मौजूद हैं। जैसे एक सशक्त केंद्र, हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार बहुत सशक्त है। एक संविधान है हमारे पर, एक ही संविधान है। ठीक है, एकल नागरिकता है, यानी सेंटर ही नागरिकता पर कानून बना सकता है, तो सेंटर मजबूत है। संविधान का लचीलापन, सेंटर जब चाहे अपने हिसाब से संविधान को क्या कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है। ये सब जो है क्या है, सेंटर को मजबूत बनाने वाली चीजें। तो हमारे संविधान एक तरफ से स्टेट को भी पावर दिया है, संघीय व्यवस्था है, सेंटर और स्टेट दोनों को पावर मिला हुआ है, दोनों का शक्ति का बंटवारा है। लेकिन वहीं पर क्या हुआ है कि सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब आते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है, इसका 2 मतलब है। पहला मतलब यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए, है ना, राज्यों के बीच हुए एग्रीमेंट का, है ना, निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का ये नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी भी राज्य को संघ से अलग, किसी भी समझौते होने, किसी भी राज्य को संघ से अलग, है ना, होने का अधिकार नहीं। यहां पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया है, मैं अपने हाथ से लिख देता हूं इसको। ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका 2 मतलब है। सबसे पहला मतलब यह है, पहला मतलब कि यहां पर राज्य जो है, राज्य है ना, राज्य आपस में एग्रीमेंट के तहत देश नहीं बनाए हैं। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि भारत पहले से देश था, पहले से देश था। ठीक है, ये राज्यों का संघ होने का मतलब है अनुच्छेद 1 कि राज्य आपस में एग्रीमेंट के तहत देश नहीं बने हैं। राज्य जो है बाहर से आकर के, हमारा क्या हुआ, बाहर से आके देश नहीं बनाए। जैसे अमेरिका के अंदर में जाएंगे तो सब राज्य जो है अलग अलग थे पहले, उन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम सब यूनाइट हो जाते हैं, हमारी पावर बढ़ जाएगी, और उन्होंने अपने देश का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रखा। जबकि हमारा देश पहले से ही क्या है, एक बड़ा भूभाग है, उस पर सिंगल रूलर पहले से रूल कर रहा था। ठीक है, तो हमारा देश कोई बाहर से कोई हम जमीन को लेकर के हम उससे एग्रीमेंट करके अपने अंदर नहीं लाए हैं।
यूनिटी बनाने के लिए। हम पहले से ही यूनाइटेड थे। हम जो राज्यों का बंटवारा कर रहे हैं वो शासन व्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए कर रहे हैं। हमारे पास एक बिहार था, हमने उससे उड़ीसा को बाहर कर दिया 1936 में, फिर हमने झारखंड को अलग कर दिया, है ना, फिर हमारा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना को अलग कर दिया। ठीक है, हमने तेलंगाना को अलग कर दिया, याद रखिएगा इसको। तो राज्य आपस में एग्रीमेंट के तहत देश नहीं बनाए हैं, है ना। भारत पहले से ही देश था, भारत क्या था, पहले से ही देश था, इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी राज्य को है ना देश से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, बाहर जाने का अधिकार नहीं है, यानी अलग देश बनाने का अधिकार नहीं है, अलग देश बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये जो वर्तमान संविधान है ये अनुच्छेद 1 में कहता है कि राज्यों का संघ है भारत। इसका दो मतलब हो गया। पहला मतलब ये हो गया कि राज्य का संघ है, लेकिन याद रखिए राज्य आपस में एग्रीमेंट के तहत देश नहीं बनाए हैं। जैसा अमेरिका में हुआ है वैसा यहां नहीं है, भारत पहले से ही देश था। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, किसी भी राज्य को देश से बाहर जाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 1 कहता है। अब आते हैं पांचवा हमारा जो पॉइंट था, सरकार का संसदीय रूप, है ना, संसद का संसदीय रूप। आइए, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की बजाय ब्रिटेन का संसदीय तंत्र को अपनाया। संसद व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो है समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। आप कहेंगे कि संसद व्यवस्था क्या होता है, तो संसद व्यवस्था जो है विधायिका जो कानून बनाता है, लेजिस्लेचर, और जो एग्जीक्यूटिव होता है, इन दोनों के बीच है ना समन्वय और सहयोग पे आधारित होता है। जबकि अध्यक्ष प्रणाली में जाएंगे तो दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जबकि आप अध्यक्ष प्रणाली के अंदर में जाएंगे तो विधायिका को बिल्कुल अलग पावर मिले हैं, कार्यपालिका को अलग पावर मिला है। जबकि यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर में, भारत के अंदर में या ब्रिटेन के अंदर में आप देखेंगे कि जो विधायिका है और ये कार्यपालिका है, दोनों एक दूसरे की मदद करता है, दोनों के सहयोग से देश चलता है। अब आते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। जो हमारे यहां पर संसदीय प्रणाली है, ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर में एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं कि देखिए वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति है। ठीक है, बहुमत वाले दल की सत्ता है भारत के अंदर में। ठीक है, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है। जो विधायिका है उसके समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है। जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव जो है, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब संसद के प्रति क्या है, यहां पर जवाबदेही है उनकी। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता है। जो लेजिस्लेचर होगा उसका पार्ट कौन होता है, जितने सारे मिनिस्टर हैं वो सब विधायिका का पार्ट होंगे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह संसदीय शासन व्यवस्था चलती है। निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा, यह सदन जो है इसका क्या होता है, समय समय पर हर 5 साल पर विघटन हो जाता है। अब आइए संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यह भी हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमारा जो ये है संसद है उसको संप्रभु बनाया गया है, लेकिन हमने कोर्ट को भी, न्यायपालिका को भी बहुत ज्यादा पावर दिया है। ठीक है, हमने कोर्ट को भी बहुत ज्यादा पावर दिया। जैसे अमेरिका का जो है सर्वोच्च न्यायालय, यहां पर देखेंगे इसको बहुत पावर मिला हुआ है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसद के द्वारा जो भी बनाया हुआ कानून है, अगर वो उसको गलत लगता है तो उसको जीरो कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। तो हमने जहां संसद को यह अधिकार दिया कि आप बड़े भाग को संशोधित कर दीजिए, वहीं पर हमने कोर्ट को भी बनाया और कोर्ट को कहा कि आप इस पर पैनी नजर रखिए कि संसद कोई भी ऐसा वैसा कानून बनाता है जो संविधान के खिलाफ है, उसको सीधा जीरो घोषित करके असंवैधानिक घोषित कर दीजिए। क्लियर है, तो हमने दोनों को पावर दे रखा है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जिला न्यायालय है, फिर हमारा हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये सब पर रूल करता है, एकीकृत है। आपको यहां न्याय नहीं मिलेगा तो ऊपर जाइए, तो ऊपर जाइए। जबकि आप अमेरिका के अंदर में देखेंगे कि वहां पर हर स्टेट का अपना अलग जुडिशरी है और सेंटर का अलग जुडिशरी है। सेंटर का जुडिशरी स्टेट की जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करता और स्टेट का जुडिशरी सेंटर को कंट्रोल नहीं करता। जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरे भारत में जितना न्यायालय है सब पर अपना जजमेंट सुना सकता है और उसके जजमेंट को सबको फॉलो करना होगा। तो हमारा जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है,
और साथ ही साथ स्वतंत्र भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वही सब कहानी यहाँ लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, जो सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की अदालत है, इसका जजमेंट जो होगा पूरे देश को मानना होगा। ये शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है, यह हमको अपना जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसका संरक्षक है। मौलिक अधिकार की गारंटी देता है कि हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलता रहेगा। ये कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और संविधान को बचाने का जो अधिकार है ना, संविधान का जो बॉडीगार्ड है, संविधान का बॉडीगार्ड अगर कोई है पूरे भारत में, तो इकलौता वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान में रखिएगा इसको। मौलिक अधिकार, देखिए हमारे संविधान की खूबसूरती है, अलग से एक मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। हमारे संविधान की खूबसूरती भी यह है कि हमारा मौलिक अधिकार जो है बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। संविधान के तीसरे भाग में, ये बात अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो याद रखिएगा संविधान के पार्ट 3 में, संविधान के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार का प्रोविजन किया गया। इसमें 6 तरह के मौलिक अधिकार है। शुरुआत के समय में 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 के बीच में है। 5वां है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, जो कि 29 से 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर में है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। तो याद रखिए, संसद चाहे तो संविधान में संशोधन करके हमारे मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है? खत्म भी कर सकती है, और इसमें चाहे तो कटौती भी कर सकती है। हर अनुच्छेद को कटौती कर सकती है, समाप्त कर सकती है, हमारे मौलिक अधिकार को कर सकती है। इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में डिसाइड होगा कि संसद ने किया तो सही किया या गलत किया, याद रखिएगा। लेकिन दो ऐसे अधिकार हैं जो हमारा कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। संसद को ये पावर ही नहीं है कि वो हमसे छीन ले। वो है अनुच्छेद 20 और 21, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। देश में राइट टू लाइफ है। क्या किसी सरकार को यह अधिकार है कि वो हमारी जिंदगी को छीन ले, हमारी लाइफ को छीन ले? नहीं, हमको राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। तो ये जो 20 और 21, ये दो जो अधिकार हैं जो 20 और 21 के अंदर आते हैं, इसको छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। इसको छोड़ करके जितना भी मौलिक अधिकार होगा वो सब कर सकता है। 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है। राज्य के नीति निषेधत्व, अगला चरण। एक सवाल आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको इमरजेंसी के टाइम में भी नहीं खत्म किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 20 और 21। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। पेड कोर्स से भी ब्लॉक होता है, ये बात याद रखिएगा। हर साल ऐसे 10-20 स्टूडेंट को पेड कोर्स से भी ब्लॉक करते हैं। पेड कोर्स से विदाउट पेमेंट, कोई पेमेंट रिफंड नहीं होगा आपका। क्लास में बैच खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आप असंवेदनशील व्यवहार रखेंगे, आप जो है अमर्यादित बात करेंगे, है ना। आप जो आपकी नैतिकता है, जो क्लास में एक बिहेवियर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप उससे बाहर जाकर के बात करेंगे। आप ऐसा कुछ भी करेंगे तो फिर आपको क्लास से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा विदाउट एनी रिफंड। क्योंकि इनडिसिप्लिन आप कर रहे हो, तो इनडिसिप्लिन हो, अगर आप अव्यवस्थित तरीके से क्लास में रहोगे, दूसरे को डिस्टर्ब करोगे, क्लास को डिस्टर्ब करोगे, तो फिर आपके यहाँ पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। राज्य के नीति निषेधत्व, तो यह है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो हमारे संविधान में ये प्रोविजन भी है जो कि बहुत खास प्रोविजन है। इनका उद्देश्य, ये जो प्रोविजन है ये कहां पर मिलेगा? संविधान के चौथे भाग में मिलेगा। बस एक पॉइंट याद रखिए कि राज्य के नीति निषेधत्व कहां मिलेगा? चौथे भाग में मिलेगा। अलग से भी इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो या एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य स्थापित करना किसका प्रोविजन है? मौलिक अधिकार का है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, या कुछ और? दो ऑप्शन दे देगा, तो आंसर क्या होगा कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का यह है कि भैया कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप मौलिक अधिकार अगर आपका छीना जाता है तो आप कोर्ट जाकर के लागू करवा सकते हैं, लेकिन इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। ये
सरकार के मन पर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के मन पर होता है कि कब इसको लागू करेगा कब नहीं करेगा। जैसे आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना होगा, यूसीसी, है ना, ये सब जो है इसी के अंदर आता है। जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी, ये भी शराबबंदी है ना, लिकर बैन जो है, शराबबंदी, ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आता है। आप ये नहीं कह सकते हो यूपी सरकार को जाकर के बिहार में बंद हुआ तो हमारे यहाँ भी बंद कीजिए, और चूंकि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट है इसीलिए आपको लागू करना होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी रूप में लागू जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हो। जब राज्य सरकार चाहेगी, उसको लगेगा कि सही समय आ गया है, तब जाकर के उसके एक एक प्रोविजन को ये करेंगे। ठीक है, तो वीवीआई तो लिख दिए ना बाबू, ये है आपका वीवीआई, कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना, ये वीवीआई के तहत आता है। इसको कानूनी रूप से डीपीएसपी को लागू नहीं कर सकते हैं, ये वीवीआई रूप में आता है, वीवीआई हो गया ये आपका। ठीक है, जैसे शराबबंदी और यूसीसी, ये भी आपका वीवीआई हो गया। पूछ लिया जाएगा कि यूसीसी या शराबबंदी किसके अंदर आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, मिनर्वा मिल्स 1980 में, है ना, ये आपका केस का नाम था मिनर्वा मिल्स। ठीक है, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, ये एक जजमेंट था जो आपको याद रखना है तो याद रखिए, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीन बातें जो वीवीआई लिखी है इसको बस ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। पार्ट 4A के अंदर में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा। ठीक है, पार्ट 4A के अंदर में, और अनुच्छेद 51A के अंदर में इसका प्रोविजन है। इसको बस याद रख लीजिए। और ये कहां से लिया गया है? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख नहीं है। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। एक बार पूछा जाता मौलिक कर्तव्य जो है किसके सिफारिश पर लागू किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको लागू किया गया था। 1975 से 77 के दौरान इसको शामिल किया गया। देखिए ये सारा चीज जो है दोबारा पढ़ाने का क्या फायदा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसी को पढ़ लीजिए, इसी से काम हो जाएगा आपका। दोबारा से नहीं पढ़ाएंगे आपको, मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़ाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं पढ़ाएंगे, मौलिक अधिकार पढ़ा देंगे, ये बड़ा चैप्टर है इसको पढ़ा देंगे। बाकी ये सब यही सब पूछेगा कि ये बताइए कि मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर आया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आया था। अच्छा, इसको कब ऐड किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया। जैसे हम लोग डीपीएसपी को कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हैं, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लागू नहीं करवा सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म इसको बहुत प्यारा है संविधान को, या मुस्लिम धर्म बहुत प्यारा है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या हुआ था? इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तीन शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, एक आपका था इंटीग्रिटी अखंडता, दूसरा था सेक्युलरिज्म सेकुलर, और तीसरा था सोशलिस्ट। यही चीज बार बार पूछा जाता है आपको कि ये कब जोड़ा गया था। तो अखंडता हिंदी में लिख देते हैं, अखंडता ये हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। और ये हो गया समाजवादी। ठीक है, तो याद रखिएगा अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये तीनों ही शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया था। भारत के अंदर में सार्वभौमिक मताधिकार है। हर एक पार्टिकुलर उम्र होने पर अगर किसी देश में बिना किसी भेदभाव के सबको अगर वोट देने का अधिकार है तो उसको सार्वभौमिक मताधिकार या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ कहा जाता है। भारत के अंदर में यूएएफ कहा जाता है इसको इंग्लिश में। देखिए भारत के अंदर में 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1988 के द्वारा, है ना, मतदान करने का उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया था। तो याद रखिएगा ये एक संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1988, कानून लाया गया 1988 में, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1989 में किया गया। तो वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आया था। इस कानून के तहत जो है पहले 21 वर्ष था वोट का अधिकार, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर में एकल नागरिकता है।
ठीक है, फेडरलिज्म है, सेंटर भी है स्टेट भी है। अमेरिका के अंदर में भी फेडरलिज्म है, लेकिन अमेरिका में क्या है, एकल नहीं है ना, अमेरिका के अंदर में एकल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है। भारत में सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो, वो केवल भारत का नागरिक है, वो उस राज्य का नागरिक नहीं है। जबकि अमेरिका के अंदर में आप जाएंगे तो आपको क्या है, हर स्टेट का अलग नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र निकाय 14वां नंबर। देखिए इलेक्शन कमीशन, हमारे यहां पर क्या है भैया, एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है। हर बार इससे सवाल पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन क्या है, पूरी तरह से आजाद है। ये हमारे यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए है, देश के अंदर में स्वतंत्र चुनाव हो, लोकतंत्र मजबूत रहे, उसके लिए है। भारत का जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये भी बहुत आजाद है, इसको सरकार से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन का सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कैग का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार कहते हैं। ये सरकार का ब्यौरा रखता है, सरकार ने कितना रुपया कहां खर्च किया, वहां कितना करना चाहिए था, उससे सरकार को फायदा हुआ, देश को फायदा हुआ या नहीं हुआ, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और भारत सरकार साल भर में जितना पैसा बर्बाद करती है, उसका लेखा जोखा लिख करके संसद भवन के अंदर डालती है कि देखो भारत सरकार ने ये अच्छा काम यहां नहीं किया, इतने करोड़ रुपए यहां पर लगाए, इतने अरब रुपए यहां पर लगाए, लेकिन इसका कोई आउटपुट नहीं निकला, यहां पर इस तरह का घाटा हुआ। तो सरकार का ब्यौरा, जैसे घर में क्या है, पापा का पैसा है, एक बेटा खर्च करता है, दूसरा बेटा लिख के रखता है ना कि पापा देखिए यहाँ उड़ा दिया, यहाँ खर्च कर दिया, ये देखिए वहां पे ऐसा काम किया, घर बनाया तो देखिए घर में दरार आ गई, बर्बाद हो गया। तो ये वही काम करता है, इसको सरकार से कोई डर नहीं लगता। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ये भी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सरकार इसमें जरूर कानून बना के इसको रेगुलेट करती है, लेकिन ये सब स्वतंत्र है, आजाद संस्था है, सरकार से दो हाथ चाहे तो कर सकती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आजाद संस्था है। अब आते हैं 15वां नंबर जो है आपातकालीन प्रोविजन। अच्छा से पढ़ लीजिए इसको, इमरजेंसी प्रोविजन को दोबारा शायद लेक्चर में ही कहीं बोलते बोलते पढ़ाएंगे, इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। इमरजेंसी प्रोविजन को अच्छे से, हाँ जब आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब यही चीज वहां पर रिपीट कर देंगे, ठीक है। सर जी जिसको 2 पार्ट में नहीं कर सकते थे, क्या हो गया, तो खत्म हो गई, देखो खत्म हो गया। ये देखो 15वां नंबर है, 16वां, ये 17वां, 18वां, 19वां, बस खत्म। और 10 मिनट चलेगा। आपातकालीन प्रोविजन, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहां पर क्या है, आर्टिकल 352 के तहत जो है ना, अगर कोई सशस्त्र विद्रोह करता है या युद्ध की स्थिति होती है या हमारे देश में बाहर से आक्रमण होता है, तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अगर किसी स्टेट के अंदर में जो वहां की सरकार है वो अगर अपनी मेजोरिटी को खो दे, तो वहां पर आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर का रूल लगा सकते हैं। तो इसको गवर्नर रूल भी कहा जाता है, गवर्नर का रूल, गवर्नर रूल है ना, गवर्नर का भी रूल इसको कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 370, ये वित्तीय आपातकाल है। देश के अंदर में अगर वित्तीय स्थिति खराब होती है तो राष्ट्रपति जो है ना सबकी सैलरी को काट सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल है तो सबकी सैलरी को काट सकता है। भारत के अंदर में आज तक नहीं लगा, आज तक नहीं लगा है ये वित्तीय आपातकाल, आज तक नहीं लगा है। कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल लगा है कि नहीं लगा। त्रिस्तरीय सरकार, 3 तरह की सरकार है भारत के अंदर में, कैसे कैसे है देख लीजिएगा एक बार। भारत के अंदर में 3 तरह की सरकार है। सबसे पहले देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद जो है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। 3 तरह की सरकार है, ठीक है। संविधान में एक नए भाग 9वां और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ करके 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली। यानी पंचायत तो पहले भी थे, लेकिन उसको एक जान दे दिया गया, एक प्राण दे दिया गया। ये कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसमें एक नया भाग है ना, इसमें एक नया भाग, यहां देखिए थोड़ा सा गलत करके लिख दिया है, कंफ्यूजन क्रिएट किया है। इसमें एक नया भाग भी जोड़ा गया। अब इस प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में एक नया भाग है ना 9A, अच्छा ऐसे लिखा हुआ था 17,
और 9A18 द्वारा नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ के नगर पालिका। कहने का मतलब है कि दो प्रोविजन को आप याद रखिएगा। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये पंचायत के लिए था, बस इतना याद रखिएगा। और 74th अमेंडमेंट एक्ट ये किसके लिए है? ये नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए है, नगर पालिका के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आते हैं भारतीय संविधान, एक नजर में देख लीजिए। संघ और राज्य क्षेत्र ये अनुच्छेद 1 से 41 के बीच में है। भाग 1 के बीच में आपको ये मिलेगा। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। भाग 3 मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपको मौलिक अधिकार का जिक्र मिलेगा। राज्य के नीति निषेध तत्व ये कहां मिलेगा? पार्ट 4 में मिलेगा आपको, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। अच्छा, उसके बाद मौलिक यहां पर राज्य के नीति निषेध तत्व हो गया। मौलिक अधिकार आपको जो है यहां पर मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A के अंदर में मौलिक कर्तव्य का आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब आइए मौलिक कर्तव्य का थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। पार्ट 4A है ना मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। तो जब भी यहां पर होगा पार्ट 4A होगा, ए छूट गया है, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य होगा। 51 क के अंदर जो है आपको अनुच्छेद में ये मिलेगा। संघ सरकार भाग 5 में है, राज्य सरकार भाग 6 में है। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची है। वहीं पर भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9A में नगर पालिका है ना। उसके बाद भाग 9B के अंदर में सहकारी समिति है। अनुसूचित जाति जनजाति का भाग 10 के अंदर में जिक्र है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 9 में है। वित्त और संपत्ति समुदाय और ये भाग 12th में है ना, भाग 11th और 12th में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम है। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं अधिकार। निर्वाचन का जिक्र अगर पूछेगा तो भाग 15 में है ना। इसके अलावा आपात उपबंध पूछेगा तो याद रखिएगा ये आपको यहां पर मिलेगा इस भाग के अंदर में, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे संविधान में संशोधन करने का भाग 20 के अंदर में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रश्न हमने पढ़ाया उससे थोड़ा बाहर के भी क्वेश्चन लिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग घबराएंगे नहीं, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत अंतर्गत स्थापित हुआ था? द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? प्रश्न संख्या 2। तो याद रखिएगा कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ वो एक एक्ट बना था 1773 ईस्वी में, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी 1773 का कानून कहा जाता है। इसी के तहत भारत में पहली बार जो है क्या बना था? भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के हैं, मीडियम लेवल के हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है ना, वो किस एक अधिनियम के तहत भारत में इसकी शुरुआत हुई थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आपको पूछे कि द्वैध शासन व्यवस्था का किस अधिनियम के तहत आया था तो 1935। अगर संघीय शासन व्यवस्था पूछे तब भी 1935। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से, यहां पर जो कानून दिए हुए, अधिनियम मतलब कानून, ठीक है, जो अधिनियम है ना, इसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, है ना, बर्मा को भारत से किस नियम के तहत अलग किया गया था? तो याद रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तरफ से किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कानून था और अभी का हमारा संविधान का पूरा बेस जो है ना
यही कानून है, इसी पर हमारा संविधान बना हुआ है, तो इसीलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। कहता है एक निर्वाचित संविधान सभा, संविधान सभा हमने पढ़ा था, आपने 389 मेंबर थे, है ना संविधान सभा के अंदर में। संविधान सभा जो है ये किसके रिकमेंडेशन पर बना था, तो याद रखिएगा ये हमारा कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर बना था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों इसमें शामिल थे। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, है ना, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो आप किया गया था, तो वो कौन सा संविधान सभा था, उसी का नाम बताना। क्या वो क्रिप्स मिशन था? क्रिप्स मिशन नहीं, है ना। क्या वो साइमन कमीशन था? नहीं। साइमन कमीशन कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन आया था। इससे पहले वाले चैप्टर हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि साइमन गो बैक का नारा लगा था बंबई में 3 फरवरी 1928 को। यह भारत आया था साइमन कमीशन। कहाँ आया था? भारत आया था 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कौन? साइमन कमीशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ब्रिटिश की कैबिनेट डेलीगेशन जो आई थी उन्हीं के द्वारा जो है ये 3 सदस्य थे इसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे भैया? ये थ्योरी में कहीं नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं। 3 सदस्य थे। नंबर 1 है ना स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी है ना, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तीसरा था पैथिक लॉरेंस, है ना, लॉरेंस। ये 3 नाम थे। ये तीनों ही कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 3 सदस्य थे। किस चीज का भैया? कैबिनेट मिशन का। किस चीज का? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट डेलीगेशन कहो, ज्यादातर ये फेमस है कैबिनेट मिशन के नाम से। प्रश्न में आपको यही पूछेगा कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इनमें से कौन उसका सदस्य था या कौन उसका सदस्य नहीं था, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा संविधान जो बना वो कैबिनेट डेलीगेशन के तहत बना था। कैबिनेट डेलीगेशन की रिकमेंडेशन पर बना था। उस कैबिनेट मिशन के अंदर में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों जो हैं इसके सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, ठीक है, हमने 5 प्रश्न अब तक के कर लिए। 6ठे नंबर पर आते हैं। कहता है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है ये कब किया गया था? यही प्रश्न पूछ रहा आपसे, संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था? तो हम कह सकते हैं ना कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। तो यहां पर कैबिनेट मिशन वाला एक ही है, ना इसमें कैबिनेट मिशन है, ना इसमें है, ना इसमें है। कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। डेट नहीं भी याद होगा तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, जो अंतरिम सरकार बनी थी, उसका सदस्य कौन नहीं था? तो सी राजगोपालचारी भी सरकार सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस सरकार में शामिल थे, जगजीवन राम भी शामिल थे। कौन नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं शामिल थे जब ये इंतरिम सरकार बनी थी, तत्कालिक सरकार बनी थी उस समय, टेम्पररी गवर्नमेंट। 8वां नंबर प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि भारत के लिए संविधान की, है ना, रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? यानी भारत का अपना संविधान हो, इसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। तो संविधान सभा का जो आइडिया है वो पहली बार किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी ने दिया था सन
34 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी जो थी, ये स्वराज पार्टी, इसका गठन कब हुआ था, है ना। याद रखिएगा, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, है ना, उसी समय जब गांधी जी ने एक आह्वान किया था कि हमें जो इंडियन असेंबली है ना, जो लोकसभा था उस समय का, अंग्रेजों की लोकसभा, हमको उसका भी बहिष्कार करना है। तो कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य गांधी जी के साथ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो गांधी जी के इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि हम सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। तो सदन के अंदर जरूर जाना चाहिए। सदन के अंदर अगर नहीं जाएंगे तो अंग्रेज कुछ भी कानून बनाएंगे, हमें वहां जाकर के सदन के अंदर पुरजोर लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। तो लेकिन ये महात्मा गांधी और बाकी के लीडर ने कहा कि भैया जब सब चीज का त्याग कर रहे हैं, सब चीज का नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, तो हमको सदन के अंदर में भी कॉपरेट नहीं करना चाहिए, वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो इससे दुखी हो करके, है ना, कांग्रेस, जब पूरी कांग्रेस एक तरफ हो गई, इससे दुखी होकर के मोतीलाल नेहरू, है ना, याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, है ना, और सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ये दो लोग मेन थे, और भी बहुत सारे लोग थे। सीआर दास, ये दोनों ने मिल करके स्वराज पार्टी का क्या किया, गठन किया, स्वराज पार्टी को बनाया, गठन किया। कब किया है बता सकते हैं आप? तो याद रखिएगा, ये कब किया था? 1924 ईस्वी में किया था। 1924 में फाइनली इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर के, ठीक है। इसमें और भी नाम है, लेकिन दो नाम ज्यादा फेमस है, जो सवाल पूछा जाता है, मैंने बस उतना बताया आपको। कई बार प्रश्न पूछता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं, स्वराज पार्टी गांधी जी ने नहीं किया था, गांधी जी ने कोई भी पार्टी नहीं बनाई थी अपनी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कहता है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे? सीधे जनता के द्वारा? तो देखो, सीधे जनता ने, इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय, सीधा जनता ने वोट नहीं दिया था, ठीक है। फिर कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नामांकन द्वारा, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो नामांकन किया था, नामांकन करवाया था, उससे हुआ था? तो ये भी ऑप्शन गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा, ये भी गलत था। तो आंसर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। हर प्रांत में, हर राज्य में अपनी सभाएं हुई, और सभा के बाद उस राज्य का कौन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा संविधान सभा के अंदर में, ये उस राज्य ने खुद ही डिसाइड किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 9 का डी नंबर। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ये देखिए, दो यहां पर प्रश्न बनता है, एक अस्थाई। अगर आपको पूछेगा संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, या इसी में पूछ ले कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, या इसी में पूछ ले अस्थाई अध्यक्ष, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, तब हमारा आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन अगर पूछे कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रहेगा, अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई या फिर पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा, ये वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है। संविधान निर्मात्री जो थी सभा, जिसको संविधान सभा कहते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी आंसर सेम ही होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वही प्रश्न है, देखिए घुमा करके पूछा। अच्छा, ये पूछा स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, जब भारत आजाद हुआ उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 1947 के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को आपके डीएलएड के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा है,
2024 में भी यह प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। थ्योरी में भी बताए थे, टेस्ट ये 2023 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, हर साल रिपीट हुआ ये प्रश्न। आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये सवाल फंसा दिया ना आपको, ये सवाल फंसा दिया आपको, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 का आंसर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो आंसर होगा 14 का सी नंबर। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया गया था? 15 नंबर में याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। थ्योरी में भी बताए थे आपको। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, इसके लिए भी एक टेबल बना करके हम बता दिए थे आपको, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए प्रांत की बात आएगी तो आप याद रखिएगा कि इसमें प्रांत वाले ऑप्शन में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, और जब संघ की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू होगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, ये मैंने बताया था आपको, याद है, थ्योरी में बताया था, कॉलम बना करके बताया था, उसमें ऑलरेडी था, मेंशन किया हुआ था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भी प्रांत की बात आएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघ की बात आएगी, सेंट्रल लेवल की बात आएगी, तो वहां पर आएगा जवाहरलाल नेहरू। और जब भी प्रांत की बात आएगी, स्टेट में बात आएगी, तो स्टेट में जो पकड़ था हर एक स्टेट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, तो इसलिए इसको प्रांत संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। शुरुआत से ही बनाया गया था, यही कारण है कि बाद में इसको होम मिनिस्टर भी बनाया गया, ताकि सारे स्टेट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। 17 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो कौन था? इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर साल ये लगभग रिपीट हो जाता है। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ये आपका भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आपने नोट्स में तो देखा होगा ना, साइंस का जो नोट्स मिला उसमें हमने चैप्टर वाइज करवा दिया। साइंस में जो 2024 का पेपर है, तो उसमें हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया। जो भी चैप्टर का नोट्स हम आपको दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उसके साथ क्लास में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, और साथ ही साथ 2024 का जितना भी सवाल पूछा गया सभी शिफ्ट से उस चैप्टर के क्वेश्चन को टीचर के माध्यम से छांट करके, अलग करके, टाइप करवा के आपको नोट्स के साथ अटैच करके दे रहे हैं, ताकि जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो आप वो 2024 के सारे प्रश्नों को खुद ही देख सकें, खुद ही लगा सकें। इससे आपको गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर इस तरह से ज्यादातर सवाल आप कर लेते हो 2024 के, तो समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसी में से बहुत सारा सवाल रिपीट होगा। वो इतना प्रश्न लाएंगे कहां से? 50% क्वेश्चन तो 2024 से ही रिपीट हो जाएगा हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 20 में से, अगर सोशल साइंस है, 20 में से आपके कम से कम 7-8 प्रश्न तो रिपीट होंगे 2024 के। सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो हो जाएगा। रीजनिंग में भी हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर का रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, वहां से आपको एक प्रश्न तो देखने को मिलेगा। अगर एक प्रश्न है तो रिपीट हो सकता है, 2 प्रश्न है, एक प्रश्न रिपीट हो सकता है, एक नया प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किस्मत पर डिपेंड करेगा आपका किस शिफ्ट में पड़ता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए, अन्य सदस्य पूछा है। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? याद रखिएगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। और इसमें अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 हो जाएंगे। 19 का आंसर यहां पर 6 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको बताया था कि संवैधानिक सलाहकार भी एक चुना गया था, है ना, संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। तो 20वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। 20 का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। संविधान, देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी। अगला क्वेश्चन है भारत की, है ना, देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब स्वीकार किया? मैंने बताया था आपको कि राष्ट्र ध्वज की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज को हमारी संविधान सभा ने कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। और याद रखिएगा 24 जनवरी, है ना, 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, तो ध्वज की बात आएगी तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया,
है ना, अंगीकृत किया गया, 23वां नंबर। तो 23वां का आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 23 का। ये अगला सवाल है, भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और आखिरी सवाल आज के क्लास का हम लोगों के सामने रहा, कहता है कि भारत शासन द्वारा राज के चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये इसका लाभ जरूर लीजिए आप लोग। 29 जनवरी से जब भी आप ज्वाइन करेंगे, 29 जनवरी से पहले जो लोग बैच ज्वाइन करेंगे उन्हीं को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उन्हीं के लिए फी जो है 449 रुपये होगा। 449 की फ़ी में हम लोग बहुत कुछ देते हैं। आप देखिएगा कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 449 रुपये का जो फ़ी है ना, इसके अंदर में हम लोग क्या क्या देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत कुछ देते हैं। क्या क्या देते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी है, डेली लाइफ क्लास है, डाउट क्लास है, डीएलएड के एंट्रांस की पूरी तैयारी है, सारे सब्जेक्ट का जो 6 सब्जेक्ट है सब टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। हम लोग शॉर्ट नोट्स देते हैं। अभी कम समय में ना आपको एसपी नोट्स पढ़ना चाहिए। ये एसपी नोट्स 150 चैप्टरों के नोट्स आपको देंगे, है ना। इतना 100 पेज है इसमें, क्या कहेंगे। इतनी मेहनत से इसको हम लोग 6 महीना बैठ करके सारे टीचर बनाते हैं। वो चीज़ आपको कोर्स के अंदर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 टेस्ट सीरीज, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज देने का वादा किया था, लेकिन दूसरा टेस्ट भी हम लोग लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज, एक नया टेस्ट सीरीज भी अभी के समय में लेके आ रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज होगा इसमें लगभग 15 टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, 15 टेस्ट। और ये 120 क्वेश्चन का सेट होगा। जैसे ओरिजिनल एग्जाम देंगे ना, उससे पहले आप 15 टेस्ट जो है ओरिजिनल इसमें लगा के जाइएगा, और 11 टेस्ट पहले वाला है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 टेस्ट हो जाता है। 26 ओरिजिनल जो एग्जाम है वो यहीं घर बैठ करके आप दे के जाइए, तब वहां पर एक एग्जाम देना है। तो सोचिए कितना मजा आएगा वहां पर। इतनी तैयारी हो जाएगी, इतनी तैयारी हो जाएगी, बस एग्जाम शुरू होने का है कि आप फटाफट फटाफट आंसर देने लगोगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करके आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, और आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और मन लगा करके तैयारी की। सो मच, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।